विषय पर आता हूं। हम जब आपस में बातचीत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला सवाल, और क्या खबर है और क्या चल रहा है। हमने तो एक एडवर्टीजमेंट भी देख लिया, उस चल रहा है का जवाब में उन्होंने बता दिया क्या चल रहा है। मुझे इतने अनेक वर्षों में पवित्र जी ने एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया और बहुत प्रशंसा मेरी की, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी, इतने अनेक वर्षों में राजनीति विज्ञान पढ़ाते समय समाज विज्ञान का थोड़ा सा अमूर्त विषय है, तो हम कुछ कथाओं के माध्यम से बात करते हैं। तो एक कथा के माध्यम से बात अपनी प्रारंभ करता हूं, और एक कथा है जो हमने अपने शब्द सुनी है। वो ये कि महाभारत में अज्ञातवास के समय ये 5 भाई पांडव घूम रहे थे, प्यास लगी तो छोटे से कहा भाई जल ले आओ। वो एक एक करके चारों गए, जल नहीं ला पाए, वापस नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर ढूंढने के लिए निकले। तो एक सरोवर के किनारे जब वो जल लेने लगे तो एक यक्ष की आवाज आई, भाई पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब जल ले लेना। इन्होंने उत्तर नहीं दिए तो चारों भाई मूर्छित पड़े। वो यक्ष से युधिष्ठिर का एक संवाद होता है। हम भारत में संवाद की परंपरा, संचार और संवाद की परंपरा पर ही आ रहा हूं, इसलिए इस कहानी से बात प्रारंभ कर रहा हूं। और संवाद जब होता है युधिष्ठिर यक्ष का, तो युधिष्ठिर से यक्ष पहला प्रश्न करता है। तो पहला जो वाक्य है उसमें 4 प्रश्न छोटे छोटे। को मोदते, कौन प्रसन्न रहता है, कौन सुखी रहता है। को मोदते किमाश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, किस बात पर आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। और काच वार्तिका, क्या खबर है वार्तिका। ये बहुत दिन पहले यक्ष ने सवाल पूछा था, प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि क्या खबर है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, खबर क्या है। अब इन चारों प्रश्नों के एक बार उत्तर बताता हूं जो युधिष्ठिर ने दिए, उससे समझ में आएगा कि हम अपने संचार के शोधार्थियों से क्या अपेक्षाएं करते हैं। भारतीय दृष्टि शब्द का प्रयोग इसलिए भी विशेष रूप से हमने किया कि पश्चिम की, या जिसे प्रगत समाज कहा जा रहा है, विकसित समाज कहा जा रहा है, विकसित राष्ट्र कहे जा रहे हैं, जो उन्नति कर गए हैं, आर्थिक वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए हैं जिन्होंने, उनके जो वैचारिक अधिष्ठान है वे हमने संचार में ठीक से पढ़ लिए हैं। और सुरेश भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमने रिसर्च को गूगल सर्च मान लिया है। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वनाम धन्य देश के शाम को टीवी चैनल पर आप उन्हें देखते होंगे, किसी भी विषय पर अचानक कहते हैं, वो हालांकि आपसे कहते हैं टीवी मत देखो, लेकिन टीवी पर जब आते हैं तो कहते हैं मैंने आज गूगल में इस पर रिसर्च की है। खुद ही बता देते हैं, स्वयं बता देते हैं रिसर्च उन्होंने कहां से की है। मैं कई बार अपने मित्रों से, जैसे सुरेश जी हैं, ऐसे मित्रों से कहता हूं भाई यदि ये गूगल पर ही रिसर्च होनी है तो फिर विश्वविद्यालयों में हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है विश्वविद्यालयों की, इन शिक्षकों की, इन विभागों की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ ये हुआ जो शोध है वो कोई गंभीर बात है, वो कोई इतनी हल्की बात, इतनी छोटी बात है नहीं कि उसे गूगल में से ढूंढ कर ही सब कुछ कर लिया जाए। इसका अर्थ हुआ कि उसकी एक दृष्टि भी महत्वपूर्ण है, और दृष्टि महत्वपूर्ण है तो दृष्टि, भारतीय दृष्टि जब यदि मैं कह रहा हूं तो भारत की दृष्टि क्या होगी। और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे विमल दिशा नायके, मुझे स्मरण है वो 80 के प्रारंभिक वर्षों में, 80 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में वहां डायरेक्टर थे। उन्होंने एशियन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन पर एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने यम नचिकेता संवाद, वो स्वयं तो श्रीलंका के रहने वाले थे, लेकिन कठोपनिषद का यम नचिकेता संवाद उन्होंने उल्लिखित किया था। तो संवाद की परंपरा भारत की, उसमें से एक संवाद मैंने निकाला, और उस संवाद में मैंने कहा, वो पूछता है को मोदते, कौन प्रसन्न रहता है। युधिष्ठिर कहते हैं देखो भाई, जिसको 4-5 दिन बाद ही सही लेकिन कुछ खाने को मिल जाता हो, सब्जी पकाकर खा लेता हो घर में ही, जिसका आत्मनिर्भरता, जिसकी सामान्यतः अपने ऊपर आत्मनिर्भरता हो, वो प्रसन्न है। मैं इस आत्मनिर्भरता शब्द को इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूं कि आजकल हम कोरोना काल के समय में आत्मनिर्भरता की बात करना फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, और उस पर हम विमर्श कर रहे हैं। और किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। और आश्चर्य यह है कि जब मैंने अभी उल्लिखित किया कि जिन्होंने समृद्धि प्राप्त कर ली, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, विकसित कहलाए, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र कहलाए, जिनकी ओर हम देखते थे, जिनके देशों में जाने, रहने,
व्यवसाय करने, नौकरी करने के सपने हम देखते थे, उनके बाजारों को, हवाई अड्डों को, मॉल्स को, सड़कों को, सब कुछ को हमने कोरोना के प्रारंभिक समय में ही सबको स्थिर बंद देख लिया, निर्जन वीरान देख लिया, उस ऐश्वर्य की जड़ें हिलती हुई देख ली, उसके मिथ्या आभास को समझ लिया। तो किमाश्चर्यम युधिष्ठिर कहते हैं, रोज हजारों लाखों आदमी मरता है, उसे लोग कंधा देते हुए शमशान ले जाते हैं, और उसके बाद फिर भी ऐसे जीवन में लगे रहते हैं जैसे ये अमर हो गए हों, यही आश्चर्य है। और क पंथा, तो मार्ग क्या है? और मार्ग ये है कि बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे मुनि हैं, ऋषि हैं, कथाएं हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इन सब में बहुत कुछ कहा गया है, और किसी ने भी कोई अंतिम बात नहीं कही है। इसलिए श्रेष्ठ रास्ता क्या है? श्रेष्ठ रास्ता है जिससे श्रेष्ठ लोग गए हों, उसका अनुसरण करना। महाजनो ये न गतः स पंथा, वो कहता है जो श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते से गए हों वो जाना पंथ है। तो काच वार्तिका, और खबर क्या है? तो पूछते भाई महत्वपूर्ण खबर क्या है, सूचना क्या है, वार्ता क्या है, बात क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो भाई, बात यह है इस समय कि सभी मनुष्य किसी ना किसी कष्ट में हैं, दिन रात कोई ना कोई समस्या हरेक के साथ लगी हुई है, फिर भी निरंतर काम करते जा रहे हैं, लगे हुए हैं, और यही सबसे बड़ी खबर है। मुझे लगता है कोरोना काल का उल्लेख अभी प्रोफेसर सुरेश जी ने किया, कोरोना काल के समय इन 4 प्रश्नों को एक बार फिर से देखेंगे आप, तो सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी सूचना, सबसे बड़ी बात यही है कि हम सारे संकटों के होते हुए भी 79 लाख कल परसों पार हो गए थे हमारे संक्रमित लोगों की संख्या देश में। जब कुछ हजार थे तो हम लॉकडाउन में थे, अब जब लाखों में हो गए हैं तो हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ऑनलाइन। आपने 26 तारीख से कार्यक्रम शुरू किया, और बड़े विद्वान, मैं तो जानता हूं जिन लोगों को आपने बुलाया उसमें से कुछ मेरे मित्र और आलोक मेहता जी, बहुत सारे लोग जिनको आपने बुलाया, वे सब इस विषय के सबको आपने सुना। तो ये सब क्रम भी निरंतर चल रहा है। ऐसे में ये खड़ा होता है, मैं इसको यदि ध्येय वाक्य मान लूं, मैंने अपने एक विभाग मीडिया का प्रारंभ किया जिसका उल्लेख प्रोफेसर सुरेश जी ने किया था, यदि मैं इसे ध्येय वाक्य मान लूं जिससे प्रारंभ किया था सुरेश जी ने कहना कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र छात्राएं देश भर में पत्रकार के रूप में, संचारक के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, मीडिया विशेषज्ञ के रूप में, शोधार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में यदि कहीं भी जाएं तो वो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं, विशिष्ट अस्मिता बनाएं, उनकी विलक्षणता सबको दिखाई दे, तो उसके लिए उनमें सबसे अलग क्या होना चाहिए, उनको पृथक क्या करे, उनको विशिष्ट क्या बनाए। उनको विशिष्ट केवल इतना बना सकता है यदि कि हेरल्ड डी लासवेल ने क्या कहा मीडिया के कम्युनिकेशन की थियरी के बारे में। रेटोरिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी बहुत साल पहले अरिस्टोटल ने, और उसमें उसने कहा था ऑल मीन्स ऑफ परसुएशन और कम्युनिकेशन। क्या उस थियरी से लेकर और विल्बर श्रेन तक होते हुए, या डैनियल लर्नर, नॉर्बर्टी वीनर, क्लाइड शैनन, इन सब के नाम लेते हुए विदेशियों के, और आज के जो मॉडर्न कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं संसार भर के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ऑडियोविजुअल मीडिया के, ट्रेडिशनल मीडिया के, इन सबको जोड़ते हुए नए नए थ्योरीज को बताते हुए केवल उतने में यदि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का विद्यार्थी पृथक दिखाई देगा तो संभव नहीं है। इसलिए उसे पृथक दिखाई देने के लिए, विशिष्ट दिखाई देने के लिए, विलक्षण दिखाई देने के लिए आप जिस नाम से संबंधित हैं, आपका जो नामकरण जहां से हो रखा है, एक बार उस परंपरा को, भारत की उस परंपरा को विचार करना आवश्यक है हमारे लिए। तो हम विद्यार्थी के रूप में, शोधार्थी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा अध्ययन बहुत हो। बहुत बार हमारे, आपके पास जो शक्ति है उसकी पहचान तो आपको बहुत लोगों ने कराई होगी और अब कराएंगे। आप नवागत विद्यार्थी हैं, बहुत लोगों का आकर्षण मीडिया में आने का उस शक्ति का भी है। आपके पास एक शक्ति है, अधिकार तो प्राप्त है ही संविधान से, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, संवैधानिक अधिकार आपके पास एक प्राप्त है, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार से उद्भूत शक्ति आपको जो शक्ति संपन्न बनाती है
उस शक्ति के परिणाम क्या हैं। वे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। वे कई बार हमें अपने कार्यों पर, अपने किए पर पश्चाताप के लिए भी विवश कर सकते हैं। ऐसे में हमारी उस शक्ति का प्रयोग सोच समझकर होगा, विचार विमर्श करके होगा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम, कहते हैं कि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। प्राय हमारी कलम, जब हमारी लेखनी चलती है या हम जब बोलते हैं किसी माध्यम से, संचार माध्यम से, तो हमें इसका विचार भी करना क्या आवश्यक होगा कि यदि यह सूचना जो हमारे पास है यह अपुष्ट है, यदि यह सूचना है, क्या ये गलत है, जिसको आजकल फेक भी कहा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मैंने आपके कार्यक्रम के बारे में जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम आ रहे हैं उन सबको मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत मैंने देखा है, और एक अखबार में एक समाचार छपा था जिसमें आपके कुलपति ने कहा कि फेक न्यूज नहीं होती, न्यूज का कंटेंट तो सही है, उसके प्रस्तुतिकरण में कोई भेदभाव हो सकता है, कोई चालाकी हो सकती है। तो फेक कंटेंट क्या है, वो सही है क्या, वो उचित है क्या, उसके लिए हमारा अध्ययन है क्या, उसका अध्ययन करने का अवसर है क्या, और क्या हम अध्ययन करते हैं क्या, क्या भाषा के प्रति हम संवेदनशील हैं क्या, हमारी सजगता शब्दों के प्रयोग में है क्या। तो शोध का अर्थ केवल ये नहीं है। इससे पहले क्या लिखा गया था, किसने लिखा था, उनको लिखित करना, उनके उद्धरण देना, केवल इतना शोध नहीं है। शोध मूलतः इस बात का परिचायक है कि हमने अध्ययन किया, हमने पढ़ा। और यूं कहते हैं संस्कृत में, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जैसे सोने की जो परीक्षा की जाती है वो 4 प्रकार से की जाती है। निघर्षण छेदन ताप ताड़नई, उसे घिसा जाता है, उसे छेद उसमें करके उसे काटा जाता है, उसे आग में जलाया जाता है, उसे किसी छोटी सी हथौड़ी से पीटा जाता है। ऐसे मनुष्य को कैसे जाना जाता है, तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते, उसी प्रकार 4 प्रकार से मनुष्य का परीक्षण होता है। अधीति बोधाचरण प्रचारणई, उसने पढ़ा क्या है, सबसे पहला है अधीति, उसने अध्ययन क्या किया है, उसने जाना क्या है, उसने जो पढ़ लिया है, जो अध्ययन कर लिया है, वह बोध में कितना आ गया है, उसे समझ कितना लिया है। बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन उसका बोध ठीक से नहीं हो पाता। अधीति बोधाचरण प्रचारणई, जो पढ़ लिया है, जिसे बोध में ले आए हैं, उसको आचरण में कितना ले आए हैं, उसको व्यवहार में कितना ले आए हैं, और फिर प्रचारणई, उसको दूसरों को बता कितना दिया है, अभिव्यक्त कितना कर दिया है, कैसे कर दिया है। इसलिए हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम का हमारा अधिकार जब शक्ति के रूप में परिणत होता है, परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है, तो हमें दोनों का संतुलन बना के रखना है। और वो संतुलन कैसे बनेगा, वो इस बात से बनेगा, शिक्षक की परिभाषा करते समय कालिदास एक संस्कृत का महान कवि हुआ, और मध्य प्रदेश के लोग तो उसके नाम से बहुत विस्तृत रूप से परिचित होंगे। आप जिस स्थान में बैठे हैं वो राजा भोज की नगरी है। लोग ये भी कहते हैं कि भोज के राज में भी हुआ, बड़ा प्रसिद्ध कवि था, तो सबका राजाओं के नाम पर बताया गया। विक्रमादित्य के यहाँ भी कालिदास ही हुआ, लेकिन वो कब हुआ कब नहीं हुआ इसके परे उसका एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो मैं आपको बताता हूं। और वो कहता है श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था, कुछ लोगों ने विषय के गूढ़ रहस्यों को, ज्ञान को अंगीकृत कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। जो अभी मैंने कहा अधीति बोधाचरण प्रचारणई, अधीति माने पढ़ लिया है और बोध माने समझ लिया है। तो वह श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था, कुछ लोगों ने विषय की क्लिष्ट संक्रियाओं को आत्मसात कर लिया है। और संक्रांति रन्यस्य विशेष युक्ता, कुछ लोगों के पास उसकी अभिव्यक्ति का एक विशेष माध्यम है, एक विशेष योग्यता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता है। वो जो अभिव्यक्ति क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो उनको विलक्षण अलग बनाती है। और जिनके पास दोनों का यस्यो भयम साधु, जिसके पास दोनों साधु प्रकार से बैलेंस्ड संतुलित हैं, यस्यो भयम साधु सशिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठापयितव्यैव
हमारे शोधार्थी को, हमारी अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति को, संप्रेषक को, संचारक को इस बात को समझना है कि उसके पास दोनों का संतुलन हो, अभिव्यक्ति के रूप में, शब्दों के प्रयोग में, वाक्य विन्यास में, व्याकरण में, उपयुक्तता में, संगति में, पर्यायवाचियों को समझने में, उनके स्थान विशेष के अनुरूप होने में हमारी अभिव्यक्ति तब सुदृढ़ होगी, तब सार्थक होगी, तब समर्थ होगी जब हम अध्ययन अपना बड़ा करेंगे। तो हमारा अध्ययन हमारी समझ पर निर्भर करेगा। वह है आचरण प्रचारणई। कह रहा है कि जो हमने पढ़ लिया उसे समझ लिया, बोध कर लिया। बहुत बार पढ़े से बोध नहीं होता, और बोध के बाद आचरण में नहीं आता, और आचरण के बाद हम किसी को अभिव्यक्त ठीक से नहीं कर पा रहे। इसलिए यह जो संतुलन बनाए रखना है, इस संतुलन के लिए निरंतर स्वयं से प्रश्न करना है। हम बहुत बार स्वयं से प्रश्न नहीं करते। मैं अनेक वर्षों से अपने विद्यार्थी मित्रों से कहता हूं, एक बार रात को जब भी समय मिले 5 मिनट का समय अपने से बातचीत में लगाइए। आप नवागत विद्यार्थी हैं इस संचार माध्यम के, आप नियमित इस कार्यक्रम को करिए। आप लोगों से बहुत प्रश्न करते हैं, मीडिया वालों को तो सबसे प्रश्न करने का अधिकार भी मिलता है, लेकिन स्वयं से रोज एक बार प्रश्न करिए, रात्रि को, शाम को, सुबह को, जब समय मिले, और विचार करिए कि हम जो कर रहे हैं वो, यदि कई बार ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं अति उत्साह में कर रहे हैं, कई बार हम जो कर रहे हैं अपने किसी प्रशंसा के लोभ में कर रहे हैं, किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे पूर्वग्रह से कर रहे हैं, वो पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे मित्र मीडिया के, मुझे क्षमा करेंगे कहने के लिए, बहुत बार हम किसी का विशिष्ट रूप से चरित्र हनन करने के लिए भी करते हैं, बहुत बार किसी के लिए कोई ऐसे प्रयोजन से करते हैं, किसी और के प्रयोजन से करते हैं। तो अब इसको मैं कहता हूं, भारतीय दृष्टि क्या है, और भारतीय दृष्टि है आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कई बार ये विचार करके देखें, जो हम कर रहे हैं ऐसा ही यदि हमारे साथ कोई करेगा तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए जो मेरे लिए प्रतिकूल है, जो मेरे लिए उचित नहीं है, वैसा मैं औरों के साथ भी न करूं। ये एक विचार की दृष्टि है। दूसरी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण बात वो ये, भारत की परंपरा, परंपरा की बात मैंने कही है। भारतीय दृष्टि परंपरा से, परंपरा में बहुत जैसे कहूंगा बार बार तो कुछ मित्रों को थोड़ा सा आग्रह होगा, ये परंपरा तो परंपरावादी लोग तो पिछड़े हुए होते हैं, प्रगति विरोधी होते हैं, थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जड़ होते हैं, पुरानी बातों में विश्वास करते हैं। लेकिन परंपरा में से जो शाश्वत सनातन अक्षुण्ण तत्व हैं, केवल उनको ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ हुआ, और परंपरा कहती है कि हम किसी की समीक्षा करें तो कैसे करें, मित्र की दृष्टि से। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, वेद का मंत्र है। मित्र की दृष्टि से समीक्षा करेंगे। मित्र की दृष्टि से समीक्षा का अर्थ क्या है कि हमारी जो आलोचना है वो समालोचना होगी, वो किसी की निंदा नहीं होगी, किसी का छिद्रान्वेषण नहीं होगा। वह समालोचना का अर्थ क्या है, सम उपसर्गी इस बात का द्योतक है कि हम सम्यक रूप से करेंगे, हम उचित रूप से करेंगे, जुडिशियस तरीके से करेंगे, फेयर तरीके से करेंगे। तो वो जो जुडिशियस फेयर है, सम्यक जिसे हम कह रहे हैं, उसके सम्यक होने का आधार ही यह होगा कि हमारी जानकारी पुख्ता है, सुदृढ़ है। हमारा अध्ययन, अध्ययन का अर्थ विषय विशेष में हमारी जानकारी, हमने जो शोध कर लिया है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सुदृढ़ है, वो विचलन के योग्य नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि मित्र की दृष्टि होगी। मित्र की दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का पक्ष लेंगे, किसी के दुर्गुणों को छिपाएंगे। इसका अर्थ होगा कि हम किसी के विरुद्ध किसी दुर्भावना से काम नहीं करेंगे, किसी द्वेष से काम नहीं करेंगे, किसी पूर्वाग्रह से काम नहीं करेंगे। तो हमारी दृष्टि में पूर्वाग्रह नहीं होगा, एक समानता होगी, एक समता होगी, एक समभाव होगा, निष्पक्षता होगी, निरपेक्षता होगी। यह विचार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय दृष्टि को ध्यान में रखने में एक और महत्वपूर्ण बात है, कई बार
हम ये अपेक्षा कर कर चलते हैं कि हम जब किसी सामने किसी से बात करें या कोई जानकारी लें तो जो हम समझ रहे हैं वही सत्य है। जिस पृष्ठभूमि को लेकर, जिस आधार भूमि को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तथ्य और सत्य तो यही है। यदि कोई उसके अलग कुछ बता रहा है तो इसके माने या तो वो झूठ बोल रहा है या वो कुछ छिपा रहा है। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत बार सत्य के बारे में भी भारत की परंपरा बड़ी अद्भुत है। जैसे धर्म के बारे में आपको कई प्रकार के विचार मिलेंगे। श्री अरविंद धर्म के बारे में कहते थे, भारत में धर्म की परिभाषा करते समय बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते हैं। उपासना पद्धति तो कोई नहीं बोलता, वह कर्तव्य के बारे में बोलते हैं, दायित्व के बारे में बोलते हैं, लोगों को अच्छा करने के बारे में बोलते हैं। आचार परमो धर्म, सदाचारी परम अच्छा धर्म है, परम धर्म है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा भी एक धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का साधन है। हर प्रकार की बातें धर्म के बारे में आपको मिलेंगी। लेकिन एक जगह ये भी कहा, विदुर नीति का एक श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण महाभारत का, और विदुर कहते हैं यस्मिन् यथा वर्तितव्यो स धर्म तस्मिन् तथा वर्तितव्य स धर्म, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्य स धर्म। मनुष्य जो जिस दशा में हो उसके साथ वैसा व्यवहार करना ही धर्म है। मायाचारो मायया वर्तितव्य, साध्वाचारो साधुना प्रतिपेय। साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार, मायावी के साथ मायावी जैसा व्यवहार, ये भी धर्म है। तो ऐसे ही धर्म की अलग अलग परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार पर आपको अलग अलग प्रकार के विचार देखने को मिलेंगे। लेकिन उनका सम्यक रूप से निष्पादन करते हुए, सम्यक रूप से समझते हुए, वो आगे जब हम उसको लेकर बढ़ेंगे तो वो कहां तक पहुंचेगा, कहां तक जाएगा, ये समझने की आवश्यकता हमें प्राथमिक स्तर पर होती है। इसके अतिरिक्त ये भी समझने की आवश्यकता है कि सत्य, जैसा मैंने कहा धर्म की परिभाषाओं के बारे में, सत्य के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। हमने इतना सुन लिया, इसके आगे बढ़ते हैं और आगे कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ना प्रियम सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य भी नहीं कहना है, ना प्रियम सत्यम ब्रूयात। ये सनातन धर्म है, इसका अर्थ है। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा प्रिय जो हो वो असत्य हो वो भी नहीं कहना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे वक्तव्य में, हमारी प्रस्तुति में, हमारी अभिव्यक्ति में यह संतुलन बनाना कि वो सत्य है, वो अप्रिय भी नहीं है, वो प्रिय झूठ भी नहीं है, वो अप्रिय सत्य भी नहीं है। ये अभिव्यक्ति का सारा शक्ति, सारी दायित्व जो हमको मिला है, उसको इस रूप में बार बार संतुलित करते हुए, इसका विवेचन करते हुए, इसका परीक्षण करते हुए हमें अवलोकन करना है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, उसके बारे में, उसके प्रभाव, उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे, किन किन पर क्या क्या हो सकते हैं। कई बार सत्य को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसकी प्रस्तुति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। परंपरा से एक बात बताता हूँ, संस्कृत का एक कवि हुआ बाण भट्ट, और उसने कादम्बरी लिखी, उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख अभी सुरेश जी कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उनका उल्लेख किया गया है। बाण भट्ट की एक बड़ी प्रसिद्ध सी रचना है कादम्बरी। वे ग्रंथ लिख रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ, उनकी वृद्धावस्था हो गई, उन्हें लगा कि मेरी आयु पूर्ण हो गई है, तो उन्होंने अपने 2 पुत्र थे उनको बुलाया और कहा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा आप में से कौन पूर्ण करेगा, इस पुस्तक को पूर्ण करना है। तो दोनों बच्चों ने कहा मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तय करता हूं कौन करेगा। एक से कहा देखो ये सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत में इसको बोलो। तो उसने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठति अग्रे, आगे सूखा काठ खड़ा है, ठीक है। दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा नीरस तारु रेह विलसति पुरत, रसहीन वृक्ष सामने सुशोभित हो रहा है। यह जो रसहीन वृक्ष का सुशोभित होना है, यह अभिव्यक्ति का वैभिन्य है, यह अभिव्यक्ति का वैविध्य है, यह अभिव्यक्ति का की विलक्षणता है, वैशिष्ट्य है। इस वैशिष्ट्य का परिणाम बाण भट्ट ने कहा तुमसे होगी ये पुस्तक। इसमें रुचि का भाव, हमारी जो सुरुचि है उसकी प्रस्तुति, उसकी अभिव्यक्ति में सम्मिलित है। इसका अर्थ है हमारी प्रस्तुति सुरुचिपूर्ण भी हो,
हमारी शब्दावली सुदृढ़ हो। मैं अपने संचार माध्यमों के सभी विद्यार्थी मित्रों से ये बात जरूर कहूंगा, निश्चित रूप से आप इस बात का प्रयत्न निरंतर करिए। अंग्रेजी का कोई भी शब्द, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द जब भी हमें नया जानने को मिलता है, आप एक डायरी बनाइए। शोध का ये भी हिस्सा है, आप एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, रोज लिखिए। प्रायशः हमें ऐसा लगता है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, कि हिंदी में तो जो हम जान लें मातृभाषा के माध्यम से वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन हिंदी में भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं है, हम जानते नहीं है। इसलिए हमें मानते हैं उनके प्रति हम थोड़े असावधान है, ये मानकर हमारी मातृभाषा है। दूसरी भाषा के प्रति थोड़ी सतर्कता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हमारे शब्दों के प्रयोग में पुनरावृत्ति होगी, हमारे शब्दों के प्रयोग में संगतता कम होगी, असंगतता होगी। इसकी बजाय यदि ये शब्द उपयुक्त होता, ये बना दिया जाता, जो कई बार राजनेताओं को भी होता है, उनको बार बार आप लिखते हैं, अरे वो साहब मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। ये तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का मूल कारण यही है कि सही शब्दों का चयन करना उनके लिए तुरंत, जब त्वरित रूप से आप उनके मुंह में माइक लगाते हैं और तुरंत अभी जवाब दो, अभी जवाब दो, अभी देश पूछ रहा है, संसार पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है, जब आप करते हो और उस समय कोई भी कुछ भी बोल देता है, फिर उनको, आपको भी अवसर मिल जाता है उसकी व्याख्या करने का, उन्हें भी ये अवसर मिल जाता है बार बार ये कहने का, नहीं मैं कुछ और कहना चाहता था, मुझे कुछ और समझा गया। ये जो मुझे कुछ और समझा गया, ये कहीं ना हो, हम जब लिखें उसमें भी ना हो, कहीं हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद फ्रंट पेज पर बीच के कॉलम में आपकी भाषा में कहूँ जो तान कर छाप देते हैं, तान कर छापने के बाद 4 दिन बाद पीछे एक छोटे कॉलम में लिखना पड़े कि हमें खेद है, ये सूचना ऐसे नहीं थी। इसकी बजाय हमारा ध्यान इस बात पर निरंतर होना चाहिए कि हम उसमें ठीक से शब्दों की उपयुक्तता के बारे में विचार कर लें। और वो विचार तब संभव है जब हमारी शब्द संपदा बढ़ेगी। तो हमारी शब्द संपदा बढ़े, शोध की भारतीय दृष्टि में शब्दों के चयन में, हमारे हिंदी संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप जिस क्षेत्र में हैं, इससे थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र से मिलता है, वहां की रीति को वैदर्भी रीति संस्कृत में कहा जाता था। वैदर्भी रीति का अर्थ यह है कि जो सही शब्द उस समय उचित उपयुक्त हो वही लगाया जाए। संस्कृत में एक जगह एक श्लोक हमने पढ़ा, निवर्त्य राजा दैतान दयालु स्थान सौरभेयम सुरभिमेशुभि। हमारे शिक्षक ने कहा यहाँ दैता शब्द के सिवा, दैता शब्द के अतिरिक्त कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता था पत्नी के लिए, क्योंकि यहाँ इस समय पत्नी से संतान की कामना है, इसलिए दैता है। इसका अर्थ हुआ शब्द के प्रयोग में सचेतनता, सजगता, सतर्कता, सावधानी। मैं आप सबसे, प्रारंभिक समय है आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके भावी भविष्य के लिए, आपके भावी अध्ययन के लिए, भावी जीवन के लिए, आजीविका के लिए। लेकिन एक बात आज अवश्य कहूंगा, आप सबसे सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता जीवन में केवल इस रूप में नहीं कि आप संचारक बनेंगे, पूरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है और उससे बड़ा लाभ है। सकारात्मकता मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित करती है, पूरे आपके व्यक्तित्व में उसकी परावर्तित किरणें पता चल जाएंगी। इसलिए सकारात्मक रहिए, मुस्कुराते रहिए, कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराइए, लोगों से आत्मीय भाव से मिलिए। मैंने कहा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, मित्र के भाव से मिलिए, ठीक से जानकारी प्राप्त कीजिए। जब तक ठीक से जानकारी प्राप्त ना हो जाए, ठीक से अध्ययन ना हो जाए, ठीक से सचमुच में शोध जिसे कहते हो ना हो जाए, और जिन्हें शुद्ध रूप से शोध में जाना है वो ये मान लें कि शोध एक तपस्या है, वो ये मान लें कि शोध केवल एक डिग्री प्राप्त करना नहीं है, उपाधि प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, वो एक तपस्या है, उसमें घुसना पड़ता है। मैं प्राय अपने शोधार्थियों से कहता हूं, यदि शोध के विषय ने आपकी कुछ रातों की नींद गायब नहीं की तो इसका अर्थ है कि आप अभी उसमें गंभीर नहीं हुए। शोध आपका विषय आपके व्यक्तित्व से, आपके सोच समझ से, आपकी पहचान से संयुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए शोध करते समय हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एक कठिन दुर्गम मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। इस साहस को प्रणाम भी करूंगा, आपको शुभकामनाएं भी दूंगा। लेकिन आज के अवसर पर एक बार पुनः अपने मित्र प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी को और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी मित्रों को आभार व्यक्त करते हुए एक ही बात आप सब मित्रों से कहूंगा कि हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखें,
अपनी शब्द संपदा को निरंतर बढ़ाएं, अपने अध्ययन को न छोड़ने जाने दें कहीं भी। स्वाध्याय हमारा निरंतर हो, अध्ययन निरंतर हो, दृष्टि सकारात्मक हो, शब्द संपदा बढ़े, भाषा पर हमारा अधिकार हो, और विषय वस्तु, मैं अपने बहुत सारे राजनीति विज्ञान के मित्रों से कहता हूं, आवश्यक नहीं है कि आप हर समय राजनीति विज्ञान पढ़ें, कभी मन करे शेर व शायरी पढ़ो, कभी मन करे फिल्मों पे पढ़ो, कभी मन, आप जो मन में आए वो पढ़िए। जितना आप पढ़ते चले जाएंगे उतनी आपकी दृष्टि में व्यापकता आएगी, उतनी आपकी समझ, जो मैंने अभी कहा अधीति बोध, बोध आपका बढ़ेगा, बोध सुदृढ़ होगा। यदि आपका बोध सुदृढ़ होगा तो आपकी दृष्टि में एक सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रविष्ट हो जाएगी, और वो सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व का भी अंग बनेगी, और वो व्यक्तित्व का अंग बनने से वो ध्येय पथ, जो प्रारंभ में प्रोफेसर सुरेश ने कहा, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का शोधार्थी, यहाँ का संप्रेषक, यहाँ का संचारक विशिष्ट हो, विलक्षण हो, अलग पहचाना जाए, वो संभव होगा। मैं एक बार पुनः आप सबको अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छे भारतीय संदर्भों का उपयोग करते हुए जो भारतीय दृष्टि है संचार शोध की, उसको आपने प्रस्तुत किया, और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमने हमारे विद्यार्थियों का किया। और आपके इस उद्बोधन से सिर्फ हमारे नए विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिला है, बल्कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे पीएचडी के शोधार्थी हैं, जो हमारे एमफिल के बच्चे हैं, जो पीजी के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन सबको भी इस आपके उद्बोधन का बहुत लाभ मिला है। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम की स्ट्रीमिंग जो है फेसबुक पर भी हो रही है, और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं लेकर आपसे चाहूंगा कि उसके आप मार्गदर्शन करें। एक सर प्रश्न ये आ रहा है कि संचार एवं मीडिया में शोध करते समय शोध की भारतीय दृष्टि का समावेश कैसे किया जाए? मैं सर एक एक प्रश्न लेता जाता हूँ, आपको दो तीन प्रश्न एक साथ बता दीजिए, मैं एक साथ बोल दूंगा। अच्छा सर, एक तो सर पहला प्रश्न ये आ रहा है कि संचार एवं मीडिया में शोध करते समय शोध की भारतीय दृष्टि का समावेश कैसे किया जाए। एक सर प्रश्न ये आ रहा है कि हम जब संचार शोध में भारतीय दृष्टि का समावेश करते हैं, भारतीय संदर्भों को लेते हैं, तो हम उसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक कैसे बना सकते हैं, ये भी एक प्रश्न आ रहा है। और एक सर हमारे शोधार्थी हैं एमफिल के, वो ये पूछ रहे हैं कि भारत की युवा शक्ति को शोध के दौरान भारतीय संदर्भों को देखने की आवश्यकता क्यों है, क्या ऐसी आवश्यकता है कि वो भारतीय संदर्भों को देखें। और एक सर हमारे छात्र हैं साकिब मजीद, उनका प्रश्न है कि कोरोना के कारण हमारे पास ऑनलाइन विकल्प बचा है रिसर्च के लिए, और ये जो ऑनलाइन विकल्प है ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, तो हम अपनी रिसर्च बेहतर तरीके से कर सकें, ऐसे समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इतने ले लेता हूँ, अभी 4 ले लेता हूँ। जी सर। पहले तो आभारी हूँ इन सब मित्रों का जिन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं किसी वक्तव्य के बाद, तो उससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है, वो ये हो जाती है कि सुना ठीक से गया है। जी सर। सुना ठीक से गया है। आए हमारे अकादमिक विमर्शों में ये भी चिंता का विषय होता है कि कहा जा रहा है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। श्रोता तो वैसे जी जी समावेश कैसे होगा, वो वैज्ञानिक और प्रामाणिक कैसे बनेगी, युवा शक्ति को भारतीय संदर्भ की आवश्यकता क्या है, और ऑनलाइन विकल्प की विश्वसनीयता कितनी है, ये 3-4 प्रश्न हैं। इनको मैं संयुक्त करके बात करता हूँ। कोरोना काल में, मैं पीछे चलता हूँ, कोरोना काल में ऑनलाइन विकल्प की उपलब्ध है, इसकी विश्वसनीयता कितनी है, इसको तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम देश भर के विश्वविद्यालयों को, मैं देश से बाहर नहीं जा रहा हूँ, देश भर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इवन हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के सब ऑनलाइन ही इस समय पढ़ रहे हैं। हमारी सारी शिक्षा पद्धति ऑनलाइन चली गई, लेकिन ये भी सही है कि तात्कालिक व्यवस्था है, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन का ही विकल्प उपलब्ध है। कुछ दिन की बात है, हम आप सब जान रहे हैं कि ये एक संक्रमण का काल है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। केवल ऑनलाइन विकल्प से हमारा काम किसी का भी संसार भर में चलना नहीं है, इसलिए इस पर इतना शंकित ना हो, इतना चिंतित ना हो, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, ऑनलाइन विकल्पों की विश्वसनीयता का प्रश्न तब भी साथ साथ चल रहा है। विश्वसनीयता मीडिया का एक बहुत बड़ा सवाल है। विश्वसनीयता का संकट लेकर बहुत प्रकार की सेमिनार हुई हैं, हमने भी देखी हैं, बहुत पत्रिकाएं लिखी गई हैं, बहुत आलेख लिखे गए हैं, पुस्तक लिखी गई हैं विश्वसनीयता पर बहुत विस्तार से। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं, मैंने कहा ये एक बड़ा प्रश्न है, और विश्वसनीयता बहुत सारे
कारणों पर आधारित होती है, कारकों पर आधारित होती है, जिन्हें हम बहुत विश्वसनीय पत्रकार मानते हैं। आप लोग तो मीडिया के हैं, मैं तो मीडिया का विद्यार्थी नहीं हूं इस समय, और जो लोग दूर से देखते हैं, मैं ऐसे अपने बहुत सारे वरिष्ठ लोग, नागरिकों को, शिक्षकों को, समाज के जीवन के लोगों को जानता हूं, जो बातचीत में कहते हैं अरे भाई ये बात अखबार में छपी है। मैं उनसे कहता हूँ अरे अखबार में छपी है तो क्या हुआ? वो कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हो आप, अखबार में गलत कैसे छप जाएगा? अखबार में छपी है भाई, अखबार में तो गलत छपता ही नहीं। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो मानते हैं कि अखबार में गलत नहीं छपता है, लेकिन आप अब ढंग से जानते होंगे कि अखबार में क्या छपता है और कैसे छपता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत छपता है, लेकिन उसमें गलत भी कैसे छपता है इसको भी आप जानते हैं। दूसरा, जो बहुत बार अब टीवी चैनल्स में आप कुछ लोगों को शाम को देखते हैं, उनके नाम के नीचे लिखा रहता है राजनीतिक विश्लेषक। हम आप जानते हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो किसी ना किसी पार्टी के प्रायोजित कार्यकर्ता के रूप में, इस रूप में भेजे गए हैं। धीरे धीरे वो पार्टी में अपनी पहचान बना लेते हैं, वहां के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये राजनीतिक यात्राएं हमने आपने सबने देखी है। तो राजनीतिक विश्लेषक वो है नहीं, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं। शुरुआत में हमें उनकी बातें विश्वसनीय लगती हैं, क्योंकि ये तो भी किसी से जुड़े हुए नहीं है। अखबारों में भी लोग ऐसा लिखते हैं। बहुत बार जब कोई जानकारी आती है तो हमारे पास यही प्रश्न होता है, ये सूचना कितनी विश्वसनीय है? तो सूचना की विश्वसनीयता केवल ऑनलाइन विकल्प के कारण कष्ट में नहीं है, वो एक चुनौती है जो निरंतर बनी रहती है। विश्वसनीयता की विश्वसनीयता कैसे प्राप्त होती है, कैसे गेन की जाती है, उसका एक पूरी प्रक्रिया है, उस पर आप विस्तार से पढ़ेंगे। मैं अभी उस पर बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय संदर्भ की आवश्यकता युवा शक्ति को क्यों है, ये भी बता देता हूं। देखिए, एक बात जरूर समझिए, प्राचीन, मैंने कहा था कुछ लोग समझेंगे कि मैं पुरातनवाद करना चाह रहा हूं, पुरानी मेरे सफेद बालों पे ना जाइए। पुरातनवाद का अर्थ ये नहीं है। पुरातन का अर्थ है हमें अपनी परंपरा से, हमें अपने इतिहास से, हमें अपने अतीत से कुछ प्राप्त करना होता है, जो हमें नए के लिए तैयार भी करता है और हमारी समझ को विकसित भी करता है और भविष्य की दृष्टि भी देता है, भविष्य के बारे में सोचने के रास्ते दिखाता है हमको। तो पुरातन का अर्थ, भारतीय संदर्भ का अर्थ, इसका अर्थ ही नहीं कि हम केवल विश्व के संदर्भों से संयुक्त रहेंगे, भारत का कोई संदर्भ नहीं होगा। यदि हम अपने संदर्भों से विच्छिन्न हो जाएंगे, अपने अतीत से, अपनी परंपरा से विच्छिन्न हो जाएंगे, तो हमारा गर्भनाल संबंध जिस परंपरा से, संस्कृति से, सभ्यता से, इतिहास से, पूर्व पुरुषों से, नगरों से, समाज से है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको तो संदर्भ को इस रूप में समझना चाहिए हमें कि हमारा एक संबंध है, स्वाभाविक है, वह नैसर्गिक है, वो रहेगा ही। कई बार हम उसकी जाने अनजाने, सायास और अनायास उपेक्षा कर जाते हैं, बहुत बार वो स्मृति पटल पर नहीं आता है, बस इतना है। इसलिए आप सामान्य रूप से बातचीत करेंगे तो हमें अपने परिवारों के बारे में, अपने कुलों के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने नगर के बारे में, सबके अतीत के बारे में अध्ययन होता है, उससे हम बहुत कुछ जानते हैं। तो भारतीय संदर्भ में भी हमें जानना चाहिए। कोई ऐसा भारतीय संदर्भ नहीं है जिसके बारे में हमें जानने से बुरा लगना चाहिए, वो तो और अच्छा है, हमारी शक्ति को बढ़ाएगा, इसलिए उसकी चिंता भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है भारतीय संदर्भ के बिना ना हम भारत को जान पाएंगे, ना भारतीय समाज को जान पाएंगे। अज्ञे की एक बड़ी प्रसिद्ध सी कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। उनको बड़ा अभिजात कवि हिंदी वाले कहते थे। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध सी कविता है, इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढिलमुल गंवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है, इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के बिहगते सुर में हमारी सभ्यता का रस बरसता है, इन्हीं में लहरती अल्लड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है, और इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सपडसता है। भारत को जानना संभव तब है जब हम भारतीय परंपरा को, भारतीय इतिहास को जानेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जो उसमें है उसे पूरा का पूरा स्वीकार कर लेंगे या उसके अनुरूप ढल जाएंगे, आज पुराने समय में चले जाएंगे। ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये अपेक्षित भी नहीं है, वांछनीय भी नहीं है। लेकिन यदि हम किसी भी समाज को, आप अमेरिका को जानना चाहेंगे तो आपको अमेरिका का इतिहास पढ़ना होगा, उससे सीखना होगा, समझना होगा। इसलिए संदर्भ आवश्यक है। एक प्रश्न है वैज्ञानिकता का, प्रामाणिकता का। वही प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्दावली हैं, शब्द युग में है। मुझे लगता है हमें संदेह से प्रारंभ करते हैं जब हम ये प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि ये प्रामाणिक है क्या, ये वैज्ञानिक है क्या, ये सही है क्या। कई बार हमें लगता है तो अंधविश्वास है, पुराना है, ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे संभव हुआ होगा। मेरी आयु के प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी मुझसे भी अधिक आयु के, ये बताएंगे आपको। मेरी आयु के, मुझसे अधिक आयु के जो मित्र आपके बैठे हों,
उनसे आप एक बार पूछना कि क्या आज से 30 साल पहले हमारे लोगों ने कभी ये कल्पना की थी कि क्या ऐसे जैसे हमारा बात कर रहे हैं ऐसे बात हो पाएगी, कोई सेमिनार हो पाएगी, कोई कार्यक्रम हो पाएगा? क्या ऐसा कल्पना की थी कि मैं यहाँ से मोबाइल उठाऊंगा और संसार भर को एक संदेश भेज दूंगा, सेकंड्स में पहुंच जाएगा? क्या हमने कल्पना की थी इस प्रकार की? हमारी कल्पनाओं की, हमारी समझ की, हमारी सोच की, हमारी दृष्टि की, हमारे ज्ञान की, हमारी प्रामाणिकताओं की, हमारे विज्ञान की, सबकी सीमाएं हैं। विज्ञान भी, जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं, मैं पहले तो एक विज्ञान सामान्य शब्द रूप में ही है, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। इसलिए ये मानना कि जो फिजिक्स पढ़ रहा है, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जो बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहा है वो विज्ञान है, बाकी विज्ञान नहीं है, इस भ्रम से भी, भ्रांति से भी बाहर आने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है यदा यदा ही पुरुष शास्त्रम समधिगच्छति, जैसे जैसे मनुष्य, मैंने भी कहा शोध की भारतीय दृष्टि, जैसे जैसे मनुष्य शास्त्र के पास जाता है, शास्त्र का अर्थ है अध्ययन करता है, और अधिक पढ़ता है और अधिक जानता है, यदा यदा ही पुरुष शास्त्रम समधिगच्छति तदा तदा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, वैसे वैसे वह जानने लगता है, बोध होने लगता है, और फिर उसे विज्ञान अच्छा लगने लगता है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट रूप से जानना, विशिष्ट ज्ञान को समझना। वो विशिष्ट ज्ञान केवल लेबोरेटरी साइंस की जिसे कही जाती है उसमें होता हो, ये उचित नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकता का आधार क्या है? वैज्ञानिकता का आधार केवल तर्क है, केवल तर्क है और प्रयोग है, उसी को हम प्रामाणिक मान लेते हैं। लेकिन केवल तर्क से सब कुछ संभव है क्या? उपनिषद का ऋषि बहुत वर्षों पहले कहा, नैषा तर्केण मतिरापनीया, ये मति, ये बोध केवल तर्क से नहीं आएगा। क्या तर्क से सब कुछ विज्ञान समझा पाया है विश्व भर को? क्या? इसलिए लेकिन ये तर्क विरुद्ध बात भी नहीं है, मैं तर्क के विपरीत नहीं कहना चाह रहा हूं। इसका अर्थ है सारी वैज्ञानिकता, सारी प्रामाणिकता इस तथ्य पर निर्भर है, इस तथ्य पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हमारे देखने का कोण क्या है। ये दृष्टिकोण शब्द बड़ा गूढ़ है और बड़ा सहज सरल भी है, स्वाभाविक भी है। आप जहां खड़े हैं उस कक्ष में कोने में खड़े होकर जब देखना प्रारंभ करेंगे तो सब दाहिने हो जाएंगे, और जब बाएं खड़े होकर देखना प्रारंभ करेंगे तो सब बाएं हो जाएंगे। ये कोण बदल जाता है, ये कोण केवल इतने तक नहीं बदलता वो दाहिने बाहिने बाएं हो जाएंगे। इसकी जरा व्याख्या आप समझना प्रारंभ करेंगे तो आपकी दृष्टि एकदम बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिकताएं और प्रामाणिकताएं निर्भर करती हैं अनेकानेक तत्वों पर, और वही विश्वसनीयता के मार्ग की ओर ले जाती हैं। प्रायशः ऐसा हम समझते हैं, हालांकि इतना सरलीकृत नहीं है। और एक ये कि भारतीय दृष्टि का समावेश होगा कैसे? भारतीय दृष्टि का समावेश होने का एक सामान्य सा तरीका है। मैंने कहा हमें भारतीय होना है, हमारी रुचि में, हमारे अध्ययन में, हमारे दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे शोध में, हमारी समझ में, हमारे परिवेश में, सब में, हमारी भाषा में हमें भारतीय होना है। और भारतीय होना इस रूप में आवश्यक है कि कई बार मुझे मेरे मित्र लोग कहते हैं कि बाहर के देशों में जो बोला जाता है, उससे जो कहा जा रहा है, उससे जो अध्ययन हो रहा है, उससे जो शोध हो रहा है, उससे क्या हमें अपरिचित रहना है? बिल्कुल अपरिचित नहीं रहना है। लेकिन हमें अपना मौलिक सोच चिंतन प्रारंभ करना है तो अपने मौलिक मातृभाषा में, अपनी चिंता में, अपनी भाषा में, जिसमें हम ठीक से बोल पाए, ठीक से समझ पाए, ठीक से कह पाए, ठीक से पढ़ पाए, जो हम तक पहुंच पाए, उससे प्रारंभ करना है। और से अधिक, ज्यादा से अधिक भाषाओं में समझकर संसार भर में जो हो रहा है उससे भी परिचित होना है। इसका अर्थ यह है कि उसे परिचित होने के लिए पहले विशेषज्ञों के सामने भी जाना है। परितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञान कहता गलता। जो भी विद्वान लोग हैं, जब तक वे विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाएं तब तक प्रयोग के विज्ञान को मैं साधु नहीं मानता, उचित नहीं मानता। पहले उनका संतुष्ट हो जाना आवश्यक है। वो संतुष्ट कैसे होंगे? जो आप करेंगे उनके सामने प्रस्तुत होगा, वो उसकी समालोचना, विवेचना, समीक्षा करेंगे और उन्हें लगेगा ये उपयोग ये है, उपयोज्य है, तो वो बताएंगे। इसलिए भारतीय दृष्टि का समावेश होने के लिए हमें मानसिकता से, मन से, अंतःकरण से, सोच से, समझ से, दृष्टि से, विचार से भारतीय होना है। और ये भारतीय होना क्या है? ये भारतीय होना ही थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा विशिष्ट है। भारतीय होना, यदि मैं एक शब्द में कहूं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु स्पृष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति, जो सब प्राणियों में अपना जैसा देखे, सबकी चिंता करे, विश्व कल्याण का सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सोचे,
सबकी चिंता करे, उस सब में वो किसी प्रकार का भेदभाव न करे, विश्व कल्याण की चिंता करे। और मैंने कहा था आत्मन प्रतिकूलानी, जैसा अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा आचरण, अपेक्षा जो अपने लिए करता हो वैसा आचरण अन्य के साथ न करे, यही भारतीय होना है। इस पर कभी विस्तार से और बात कर सकता हूं। पवित्र जी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। एक सर एक प्रश्न और है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है ये। भारत में संचार परंपरा व दर्शन की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तर्क, मीमांसा और उपनिषदों की संपूर्ण विषय वस्तु को किस तरह भारतीय शोध, दृष्टि, विधि और पद्धति में शोधार्थी शामिल कर सकते हैं? इस हेतु कौन कौन से कदम सिलसिलेवार उठाए जा सकते हैं? ये प्रोफेसर सुरेश जी से कहूंगा, इसकी एक वर्कशॉप अलग से कराएंगे और मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन ये बात सही है, जो तर्क की बात भी आई है, मैंने कभी कहा नहीं शातर्केण मतिरापनी या उपनिषद कहती है, इसका सिलसिलेवार कदम तो सबसे पहला यही है कि हमारे अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान की विषय वस्तु में भारत अनुपस्थित है। वह सबसे पहले, अभी अपने एक विद्यार्थी ने पूछा था भारतीय दृष्टि का समावेश कैसे होगा। भारतीय दृष्टि का समावेश तब होगा, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं, आपने कहा 35-36 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, आज 33वें वर्ष में हूं। पिछले अनेक वर्षों में कुछ विश्वविद्यालयों में हमने श्रम करके ये निर्धारित करा लिया कि कुछ भारत के चिंतक भी आ जाएं, अन्यथा हमारा विद्यार्थी, मैं मध्य प्रदेश में सेवा की है मैंने, हमारा विद्यार्थी प्रारंभ से उसे पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद द ग्रीक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल, जनक कौन है, अरस्तु है। और जिन सभ्यताओं ने वस्त्र पहनना जब नहीं सीखा था, हमारा ऋषि जो चिंता कर रहा था, उसे हमारे अध्ययन का विषय वस्तु नहीं बनाया, उस समय का नहीं बनाया, बाद का भी नहीं बनाया। तो ये भारत अनुपस्थित हो गया। जब समाज विज्ञानों में भारत अनुपस्थित हो गया तो दृष्टि भारतीय कैसे आती? इसलिए भारतीय दृष्टि का अर्थ ये नहीं है किसी एक विचारधारा की दृष्टि, भारतीय दृष्टि का अर्थ ये नहीं है किसी एक धर्म विशेष की दृष्टि। भारतीय दृष्टि का अर्थ है ये वैविध्य, ये विविधता जो भारत की है, भाषा की विविधता, सभ्यताओं की विविधता, इतिहासों की विविधता, पूर्व पुरुषों की विविधता, नदियों की विविधता, आहार व्यवहार की विविधता, वेशभूषा की विविधता, उत्सवों की विविधता, ये सब प्रकार की जो विविधता है वो वैविध्य भारतीय। और उस वैविध्य में एक ऐक्य का भाव, कई बार उसे लाए तो विविधता को, लेकिन एक दूसरे का शत्रु बनाते हुए, ये तो एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं थे, ये तो शत्रु थे, वर्ग संघर्ष था। वर्ग संघर्ष की बजाय उस एकत्व के भाव को, सनातनत्व के भाव को, शाश्वतता के भाव को, सातत्य के भाव को सम्मिलित करना, ये भारतीय दृष्टि है। इसलिए भारतीय दृष्टि को सम्मिलित करने का पहला जो कदम होगा, पहला जो चरण होगा, वो होगा अपने पाठ्य वस्तु का पुनर्निर्माण प्रारंभ किया जाना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। आप अपने पाठ्य वस्तु का पुनर्निर्माण प्रारंभ करें। यम नचिकेता संवाद को आज से, मैंने कहा जब मैं एमफिल पीएचडी कर रहा था 1984-85 में, तब मैंने विमल दिशा नायके की वो पुस्तक पढ़ी थी, यम नचिकेता संवाद की। तब से क्या हम अपने संचार के संस्थानों में, विभागों में भारतीय दृष्टि के इन कुछ लोगों को ला पाए क्या हम इन पर बात करते हैं क्या? और ये कह देना मात्र के एक कार्यक्रम करना, नारद पत्रकार थे, इससे काम नहीं चलता। कोई तो फिर उन्हें टीवी वो एंकर भी बता देगा किस दिन अति उत्साह में, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि भारत में जो आज हो रहा है सब पहले हो रखा था। कुछ लोग मुझे ये भी बताने लगे कोरोना भी बहुत पहले बता दिया था किसी ने। इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है वहां से ये समझने की आवश्यकता है क्या तत्व ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंचे। मैंने कहा हम संचार के विभागों में कितने जगह ये पढ़ाते हैं कि यक्ष ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न का एक प्रश्न अंश, पहले प्रश्न का यही था, काचे वार्तिका, क्या खबर है, क्या बात चल रही है, ये बताते ही नहीं है। वार्तिका कहां से, उसने कहा दिया क्या कथा चल रही है, क्या वार्ता है, क्या खबर है। तो ये इस प्रकार से तत्वों को ग्रहण करना प्रारंभ करना होगा, और सबसे पहले विषय वस्तु पाठ्य वस्तु। धन्यवाद सर। एक प्रश्न सर और है, ये आप पूरे देश में बहुत तेजी से मीडिया एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं और मीडिया की पढ़ाई शुरू हो रही है। क्या भारत संचार में शोध की कोई ऐसी विधि दुनिया को दे सकता है, कोई ऐसी मेथोडोलॉजी दुनिया को दे सकता है? क्या ये संभव है जिसमें हम बहुत सारे भारतीय संदर्भों का, भारतीय दृष्टि का उपयोग उसमें करते हैं? देखिए ऐसा है,
संस्कृत का एक कवि हुआ भवभूति ने उत्तर रामचरितम, और मुझे लगता है पहली बार उसने एक कथा में परिवर्तन किया, राम कथा में, जो वाल्मीकि ने नहीं लिखा था और किसी ने नहीं लिखा था, और उन्हें सीता परित्याग की कहानी लिखी। वो साहित्य की दृष्टि से कल्पना थी, कल्पना की दृष्टि से उसने प्रस्तुत किया, वो लोगों को पसंद नहीं आई होगी। आज तक भी बहुत सारे लोगों को वो कथा अच्छी नहीं लग रही, राम की एक छवि हमारे मन में, उसे देखकर वो अजीब लगता है, विचित्र लगता है। तो भवभूति ने एक श्लोक लिखा है, और वो कहता है उत्पत्स्यते मम कोपि समान धर्मा कालो ययं निरवधि विपुला च पृथ्वी। कोई ऐसा आएगा जो मेरा जो कहा है समझेगा, ये काल अनंत है और पृथ्वी बड़ी विशाल है, इसलिए ये विचार तो निश्चित रखिए, विश्वास रखिए कि क्या ऐसा संभव होगा। निश्चित रूप से संभव होगा। हमने विश्व भर को दृष्टि दी है, विश्व भर को दृष्टि देते आए हैं। आज आपने देख लिया, बिना हमारे बताए संसार भर ने हाथ मिलाना छोड़कर नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया। कोविड ने हमारी दृष्टि सबको पहुंच गई, स्वाभाविक रूप से पहुंच गई, इसलिए बिना कहे पहुंच गई। ये समझिए, विश्व भर को दृष्टि देने का साहस, विश्व भर को दृष्टि देने का अधिकार और विश्व भर को दृष्टि देने का जिसे कहते हैं कौशल, वो हमारे पास है। हम अनेक वर्ष से कहते आए एतद् देश प्रसूतस्य, वो इस देश में पैदा हुए विद्वान से संसार भर अपने आचरण को सीखेगा, समझेगा। ये शक्ति हमारे पास है, इसको एक बार याद दिलाने की आवश्यकता है। का चुप साध रहा बलवाना, कहा जामवंत ने हनुमान से, जब ये तय हो रहा था कि कौन जाएगा समुद्र पार अशोक वाटिका में सीता की खबर लेने के लिए, तो वो चुप बैठे थे। अब हनुमान सब तय कर रहे थे, मेरे से इतनी दूर पार हो पाएगा, मेरे से इतनी दूर पार हो पाएगा। तो जामवंत ने कहा का चुप साध रहा बलवाना, अरे तुम तो बलवान हो, तुम पार कर सकते हो, तुम क्यों बैठे हो? अरे मैं कर सकता हूं। अच्छा, तो ये भारत की इस युवा शक्ति को, ये प्रबोधन कार्यक्रम इसीलिए है, इसे ये स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि आप कर सकते हैं। धन्यवाद सर। बस सर एक अंतिम प्रश्न है कि जो नए विद्यार्थी आजकल संचार की तरफ शोध करने में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो जो लोग संचार और जनसंचार के क्षेत्र में आप शोध से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपका एक मंत्र आप देना चाहें? वैसे तो आपका पूरा व्याख्यान अपने आप में एक दिशा निर्देश है, पर कोई खास टिप्स, कोई मंत्र आप देना चाहें नए शोधार्थियों को, नए बच्चों को? देखिए, केवल एक बात कहूंगा, भारतीय परंपरा ने एक बात सिखाई। एक छोटी सी कहानी फिर सुना देता हूँ संक्षेप में, आपका समय हो रहा है, फिर भी एक संक्षेप में कहानी सुनाता हूँ। भारत में प्रश्न पूछने की बड़ी अच्छी परंपरा है, और मैं प्राय ये कहता हूँ कि भारत में प्रश्न पूछने की इतनी अच्छी परंपरा है कि प्रश्न के नाम पर एक उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। इसमें प्रश्न ही पूछ लिए गए विद्यार्थियों द्वारा, सब प्रश्न पूछते हैं। यम नचिकेता संवाद का मैंने कई बार उल्लेख किया, यम भी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे नचिकेता से नचिकेता कुछ प्रश्न पूछ रहा है यम से, यक्ष में भी प्रश्न मैंने बताए, याज्ञवल गार्गी का एक संवाद है, वहां भी प्रश्नोत्तरी हुई है। ऐसे बहुत सारे यमी संवाद है, याज्ञवल का मैत्री से संवाद है। प्रश्नों का बड़ा सम्मान है भारत में। मैं आप सब जिन्होंने प्रश्न पूछे उनका बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा प्रश्न करता था अर्जुन, कृष्ण से उसने प्रश्न पूछे, बड़े युद्ध के बीच में पूछ लिए। तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं राज्यम उवाच मधुसूदन। श्री कृष्ण ने उसके उत्तर दिए। बहुत प्रकार के प्रश्न पूछता रहा 18 अध्याय में। मैं आज आपको एक मंत्र देता हूँ मित्रों, और ये केवल संचार के विद्यार्थी मित्रों के लिए, सबके लिए मैं मंत्र देता हूँ। और मंत्र ये है कि जब सारे प्रश्न हो गए और अध्याय के समाप्ति के समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और वो कहते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति माने पूर्ण हो गया, मेरे पास जो भी ज्ञान था वो मैंने तुझे वर्णित कर दिया। आख्यान शब्द नरेशन में है, नैरेटिव बनाते हैं, नरेट कर दिया, गा दिया, बता दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, मेरे पास जो भी गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान था वो मैंने तुझे बता दिया। विमृश्य एतत् अशेषेण, इस पर अशेष रूप में विचार कर लो, पूर्ण रूप में, कुछ शेष न रह जाए, जिसे होलिस्टिक कहते हैं आजकल हम। विमृश्य एतत् अशेषेण। अब आती है बात के करना क्या है, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन से यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा करे वो करो। इच्छा करे वो करो मतलब कोई मार्ग नहीं बताना है। ऋषियों का काम, गुरुओं का काम, विद्यार्थियों के शिक्षकों का काम, कुलपतियों का काम मार्ग बताना नहीं है, मार्ग स्वयं खोजने के योग्य बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अपना अलग मार्ग है,
उसे वो इस योग्य बनाना है कि वो अपना मार्ग खोज ले। यथेच्छसि तथा कुरु, जो आपको सही लगे वो करो। वेद का ऋषि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिससे उचित समझते हो उससे हमारी रक्षा करो। वो ये नहीं कह रहा नदी से रक्षा करो, पहाड़ से रक्षा करो, पर्वत से रक्षा करो, गर्मी से रक्षा करो, वर्षा से रक्षा करो, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिससे उचित समझते हो। हे मित्रों, अंतःकरण जो कहे वो करो। इसलिए मार्ग अपना स्वयं खोजना है सबको। आत्मदीपो भव कहा बुद्ध ने, अपना दीप आपको स्वयं बनना है। नमस्कार।